अस्सलाम वालेकुम। वॉइस ऑफ अमेरिका के वाशिंगटन स्टूडियो से मैं हूँ सारा जमान। आप देख रहे हैं व्यू 360। आज के शो में अमेरिकी सदर की शिमाली कोरिया के सदर से तारीखी मुलाकात में सिर्फ चंद रोज बाकी, कांग्रेस का सदर को किसी मुमकिन माहदे के बारे में अहम पैगाम। आज के प्रोग्राम में हम और भी बहुत कुछ लेकर आए हैं आपके लिए, उसकी एक झलक देखते हैं। यह है वॉइस ऑफ अमेरिका की पेशकश व्यू 360। एक साबिक इंतहा पसंद और खुफिया एजेंट मिलकर कर रहे हैं अमेरिका में इंतहा पसंदी का मुकाबला। मिट्टी के तोड़े गिरने की पेश की इतला देने वाली नई टेक्नोलॉजी जो कीमती जानें बचा सकती है, और लाहौर का हाउस ऑफ नन्ना। अमेरिका और शिमाली कोरिया के सदूर के दरमियान मुलाकात आइंदा मंगल को मुतवक्को है। इस मौके पर सदर ट्रंप शिमाली कोरिया से उसका जौहरी प्रोग्राम तर्क करने के बारे में मुज़ाकरात करेंगे, लेकिन अमेरिकी कांग्रेस के अरकान का कहना है कि सदर तन्हा फैसला नहीं कर सकते। इस वक्त साकिब उल इस्लाम कैपिटल हिल पे हैं। साकिब, इस बारे में मज़ीद क्या तफसीलात हैं? जी सारा, ऐसा बहुत कम होता है कि सदर की जो जमात है रिपब्लिकन पार्टी और हिज़्ब इख्तिलाफ की जमात डेमोक्रेटिक पार्टी, दोनों के अरकान कांग्रेस किसी बात पर मुत्तफिक हों, लेकिन जो सदर ट्रंप और किम जोंग उन की मुलाकात और मुमकिन मुज़ाकरात की जो है अगले हफ्ते होने वाले हैं, उन के बारे में अरकान कांग्रेस की दोनों तरफ की जमातों का ये कहना है कि किसी भी मुआहदे की सूरत में, मुमकिन मुआहदे की सूरत में इसको मंजूर करने या मुस्तरद करने का जो इख्तियार है वो अमेरिकी कांग्रेस को हासिल है। और उनका मज़ीद इस बारे में क्या कहना है, आइए इस बारे में देखते हैं ये रिपोर्ट। अमेरिका और शुमाली कोरिया के दरमियान मुज़ाकरात को अमेरिकी दारुल हुकूमत में कानून साज भी एक मुस्बत पेशरफ्त के तौर पर देख रहे हैं। मैं बहुत खुश हूँ कि हम सफारतकारी के जरिए आगे बढ़ रहे हैं और इन मुज़ाकरात के नतीजे में होने वाले किसी भी मुआहदे को वाशिंगटन में कानून साजों को भी मुतमईन करना होगा। आपको इस मुआहदे को कांग्रेस में लाना होगा और कांग्रेस के पास इसका जायजा लेने और नामंजूर करने के लिए वक्त होगा। अगर कांग्रेस इस मुआहदे को नामंजूर नहीं करती तो ये मामला आगे बढ़ेगा। कानून साजों का कहना है कि कांग्रेस को उन पाबंदियों में नरमी की मंजूरी का इख्तियार होगा जिनका शुमाली कोरिया मुतालबा कर रहा है, और ये कि वो ऐसा सख्त शराइत के बगैर नहीं करेगी। शुमाली कोरिया के लिए पाबंदियों में नरमी नहीं होगी अगर शुमाली कोरिया काबिल तस्दीक और मुकम्मल तौर पर अपने तमाम जोहरी, केमिकल, हयातियाती और ताबकारी हथियारों के प्रोग्राम्स को खत्म नहीं करता। शुमाली कोरिया को समझना है कि अगर चीन की तरफ से दबाव कम भी होगा तो हम कांग्रेस की तरफ से दबाव बढ़ाएंगे, क्योंकि दबाव के बगैर हमें किम खानदान की पुरानी चालों के लिए तैयार रहना होगा। कांग्रेस में दोनों सियासी जमातों के रहनुमाओं का कहना है कि शुमाली कोरिया ने माजी के मुआहदों में बारहा बेईमानी और धोखे से काम लिया है। तारीख बहुत बुरी है और हमने शुमाली कोरिया को एक बार नहीं कई बार ठीक करने की कोशिश की है। उनकी बातें मानी हैं, लेकिन आखिरकार उन्होंने हमारे पैरों के नीचे से जमीन खींची है। अब ऐसा नहीं होगा। सदर ट्रंप ने भी बार बार ये कहा है कि मुज़ाकरात के बाद शायद कोई मुआहदा ना हो। माहिरीन इस बात को खतरे की घंटी समझते हैं। मुज़ाकरात लाह अमल नहीं है और लाह अमल के बगैर मुज़ाकरात खतरे से खाली नहीं। अमेरिका को इस बातचीत में अपने अहदाफ पर नजर रखनी होगी और इन्हें हासिल करने के लिए अपने इत्तेहादियों और कांग्रेस के साथ मिलकर काम करना होगा। इन हालात में फिक्रमंद अमेरिकी कानून साजों समेत पूरी दुनिया की नजरें आने वाले हफ्ते में सिंगापुर पर होंगी। साकिब, ये पहला मौका होगा जब एक अमरीकी सदर जो मौजूदा सदर हैं वो शिमाली कोरिया के सरबराह से मुलाकात करेंगे। इससे पहले साबिक अमरीकी सदूर तो कर चुके हैं, जैसे बिल क्लिंटन और जिमी कार्टर। तो इस दफ़ा जो मुलाकात हो रही है बहुत तारीखी है। इसके लिए सिंगापुर को क्यों मुंतखब किया गया है, क्या जानते हैं हम इस बारे में? सारा, इसमें एक तो बात यह है कि सिंगापुर जो है वो एक न्यूट्रल लोकेशन है दोनों मुल्कों के लिए, और एक और बात जो इसमें अहम है वो ये है कि सिंगापुर में अवामी एहतजाज बहुत कम ही देखने में आते हैं, बल्कि जो हुकूमत है सिंगापुर की वो किसी बग़ैर इजाज़त के किसी भी किस्म के एहतजाज की इजाज़त भी नहीं देती। और जो दूसरी बात, वो यहाँ पर बहुत से बड़े बड़े मुज़ाकरात और अहम कॉन्फ्रेंसेस वगैरह मुनक़िद होती रहती हैं, जिसकी वजह से ये एक आइडियल लोकेशन बन रही है अमेरिका और शुमाली कोरिया के मुज़ाकरात के लिए। और वाइट हाउस ने कल ही ऐलान किया है कि मलेशिया के साहिल के करीब सेंटोसा आइलैंड पर एक लग्जरी होटल में ये मुलाकात होगी। और जहाँ जैसे आपने देखा कि रिपोर्ट में भी ना सिर्फ अमेरिकी कांग्रेस और वाशिंगटन में माहिरीन की नज़रें इस पर हैं, बल्कि पूरी दुनिया ही सिंगापुर की तरफ अगले हफ्ते देख रही होगी। बिल्कुल, पूरी दुनिया देख रही होगी और हमारी पूरी कोशिश होगी कि अपने नाजरीन को अप टू डेट रखें। थैंक यू साकिब इस्लाम फॉर दिस रिपोर्टिंग।
और अब कुछ बात दो जौहरी ताकतों की जिनके दरमियान आबी वसाइल ख़ास अहमियत रखते हैं। वर्ल्ड बैंक ने पाकिस्तान को तजवीज़ दी है कि वो किशन गंगा डैम के मामले को सुलझाने के लिए भारत की पेशकश कबूल कर ले, जिसके मुताबिक एक गैर जानिबदार माहिर डैम के डिज़ाइन का जायज़ा ले सकता है। चंद हफ्ते कबल पाकिस्तान के अटॉर्नी जनरल अशतर औसाफ की क़यादत में एक वफ़द ने वाशिंगटन में वर्ल्ड बैंक के सामने भारत के किशन गंगा बिजली घर पर अपने एतराज़ात पेश किए थे। पाकिस्तान का मौक़िफ़ है कि चूँकि किशन गंगा दरिया, जो कि पाकिस्तान में दरिया नीलम के तौर पर जाना जाता है, दरअसल जेहलम का मावन दरिया है, इसलिए सिंतास मुआहदे के तहत इसके पानी पर पाकिस्तान का हक़ है और डैम बनाकर भारत पानी के बहाव और मिक़दार को मुतासिर कर रहा है और पाकिस्तान इसके लिए मामला आलमी सालिसी अदालत में लेकर जाएगा। जबकि भारत का मौक़िफ़ है कि इख्तलाफ डैम के डिज़ाइन पर है, लिहाजा इसका जायज़ा एक गैर जानिबदार माहिर को लेना चाहिए। पाकिस्तान 2010 में भी ये मामला इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ आर्बिट्रेशन में लेकर गया था, लेकिन अदालत ने भारत को डैम बनाने की इजाज़त दे दी थी, जबकि 2016 में वर्ल्ड बैंक ने इस मामले के तस्वीर की कोशिशें रोक दी थी। तो ये जो वर्ल्ड बैंक की ताज़ा तरीन तजवीज़ पाकिस्तान को दी गई है, ये पाकिस्तान और भारत के दरमियान मुस्तक़बिल में पानी के तनाज़ात के लिए क्या मानी रखती है, इस बारे में हम बात करेंगे लंदन के किंग्स कॉलेज से मुंसलिक डॉक्टर दानिश मुस्तफ़ा से, जो आबी वसाइल से मुतल्लिक़ उमूर के माहिर हैं। डॉक्टर दानिश, वेलकम टू व्यू 360। सबसे पहले तो मैं ये जानना चाहूँगी कि इस डैम का डिज़ाइन एक अरसे से सबके सामने था और इसमें इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ आर्बिट्रेशन ने कुछ तब्दीलियाँ भी करवाई थी पाकिस्तान के एतराज़ात को सामने रखते हुए। अब न्यूट्रल एक्सपर्ट क्या कर सकता है? अव्वल तो ये है जी कि ये डैम नहीं है, ये बिजली घर है। इट्स रन ऑफ द रिवर प्रोजेक्ट, जिसके अंदर बेसिकली आप पानी डाइवर्ट करते हैं नीलम से जेलम के अंदर और उससे हेड क्रिएट करके आप उससे बिजली पैदा करते हैं। तो ये डैम नहीं है। अब पहली बात तो ये थोड़ा सा पॉन्डेज है, आप एक दीवार खड़ी करके पीछे पानी का बहाव को इजाफा करते हैं ताकि वो जो उसकी इनटेक है उसके अंदर जा सके। तो पहली बात तो ये। तो दूसरी बात ये है कि इसको न्यूट्रल एक्सपर्ट के पास ले जाना नुकसानदेह होगा पाकिस्तान के लिए। जब पाकिस्तान 2010 में गया था हेग में, तो मेरी राय में जो फैसला आया था वो पाकिस्तान के हक में था। उसमें फैसला ये आया था कि जो इनटेक है पानी जहाँ से वो लेते हैं उसकी कैपेसिटी को कम किया जाए, ताकि जो पाकिस्तान प्रोजेक्ट बना रहा है डाउन स्ट्रीम पे नीलम जेलम प्रोजेक्ट है, उसके ऊपर मनफी असरात ना मुरतब इस प्रोजेक्ट के। तो जहाँ तक मेरी मालूमात है, इंडिया ने उस राय को, उस फैसले को सामने रखते हुए प्रोजेक्ट को मॉडिफाई किया था कि ताकि पाकिस्तान का जो प्रोजेक्ट है उस पर मनफी असर ना पड़ सके। तो टेक्निकली ये बात तय हो गई थी। तो एक दफा मुकदमा जीत के ये पाकिस्तान दोबारा किस लिए वर्ल्ड बैंक के पास जा रहा है, समझ नहीं आ रही कि वो क्या चाह रहे हैं। ठीक। और पॉन्डेज का जिस तरह आपने कहा कि एक तो उन्होंने पानी की मिकदार के बारे में बात की थी, दूसरा जो दीवार बनाई गई है उसकी भी हाइट कम करवाई थी। वर्ल्ड बैंक का अब जो फैसला आया है, ये मुस्तकबिल में भारत और पाकिस्तान के दरमियान अगर पानी के तनाज़ात होते हैं उनके लिए फिर क्या मानी रखता है? लेकिन देखिए ना जी, तनाज़ा जो था वो तनाज़ा तो तय हो गया ना। न्यूट्रल एक्सपर्ट ने 2010 में फैसला दे दिया। तो कम से कम किसी पानी की दुनिया के अंदर, मैं मतलब पाकिस्तानी हूँ, मुझे खुद समझ नहीं आ रही कि ये क्या कहना चाह रही हैं इसमें। पाकिस्तान का क्या मौक़िफ़ है, मुझे समझ नहीं आई। देखिए, पानी की जो मिकदार आपको दोमेल मुजफ्फराबाद के अंदर मिलेगी उस पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। आपका जो प्रोजेक्ट डाउन स्ट्रीम पे चल रहा है नीलम जेलम, उसको कोई फर्क नहीं पड़ेगा। जो मनफी असर पड़ सकता था उसके लिए फैसला आ गया था 2010 में कि जनाब अपना डिजाइन इस तरह से आप तब्दीली कर लें कि उसके ऊपर मनफी असरात मुरतब ना हो। तो वो बात भी हो गई। तो अच्छा, ये किसी की समझ में नहीं आ रहा कि ये क्या चाह रहे हैं। ठीक है, लेकिन अगर पाकिस्तान का एक इशू जो है वो ये है कि पाकिस्तान को फिक्र है कि भारत मुतअद्दिद डैम बनाकर पानी की सप्लाई लॉन्ग टर्म में मुतासिर कर सकता है, और अगर हम इंडस वाटर ट्रीटी को, सिंतास मुआहदे को देखें तो वो इनफरादी तौर पे मंसूबों को देखती है, वो ओवरऑल जो क्यूमुलेटिव इफेक्ट, जो मजमूई इफेक्ट होगा डैम्स का, उसको नहीं देखती। तो पाकिस्तान का ये कंसर्न कि फ्यूचर में पानी जैसा अहम रिसोर्स जो है वो उसके लिए मज़ीद मुश्किल हो जाएगा हासिल करना भारत की कह लीजिए सरगर्मियों के नतीजे में। और फिर भारत का ये कंसर्न कि उसने मज़ीद, उसकी इकॉनमी बढ़ रही है, पॉपुलेशन बढ़ रही है, तो उसको डेवलपमेंट के लिए डैम्स बनाने की ज़रूरत है। दोनों पार्टी से कंसर्न्स को किस तरह से प्रोटेक्ट किया जा सकता है, मफादात का तहफ़्फ़ुज़ कैसे हो? देखिए जी, पहली बात तो ये है कि आपकी जो सिंतास का मुआहदा है वो हकायक के ऊपर फैसला दे सकता है, वहमों के ऊपर नहीं। ठीक है ना। अगर आपको वहम है कि जी इंडिया ढेर सारे डैम बना के आपका पानी खत्म कर देगा, तो वहम का इलाज तो हकीम लुकमान के पास भी नहीं है, वर्ल्ड बैंक को तो छोड़ें आप। ठीक है ना। तो एक बात होगी। दूसरी बात यह है कि इंडिया ने अभी तक सिंह तास के मुआहदे की खिलाफ वर्जी कहीं भी नहीं की।
कई प्रोजेक्ट हैं, और ये किशन गंगा भी बड़ी अरसे तक खटाई में पड़ा रहा, क्योंकि हमने ऑब्जेक्शन किया, उन्होंने काम रोक दिया, उसके बाद बहस मुबाहिसा हुआ। फिर मेरे ख्याल से हमें न्यूट्रल एक्सपर्ट के पास मेरा ख्याल है कि हमें बायलैटरली इस मामले को तय कर लेना चाहिए था, लेकिन फिर आपके अपना आर्बिट्रेशन में वहां से फैसला आया, फैसला आपके हक में आया। अब ये कहें कि जी वो इंडिया कुछ भी ना करे, तो वो आप या तो फिर आप सिंताफ के मुआहदे से निकल जाए। ठीक, आप कहेंगे जी हमें मुआहदा पसंद नहीं है, तो एक तो वो सूरत है, और अगर उस मुआहदे में भी रहना है तो उस मुआहदे के अंदर जो शिकें लिखी हैं फिर उनके मुताबिक आगे चलना बढ़ें। होगा। डॉक्टर दानिश मुस्तफ़ा हमारे साथ थे लंदन के किंग्स कॉलेज से। आपके वक्त का बहुत शुक्रिया। जी, बढ़िया। प्रोग्राम को आगे बढ़ाते हैं। सदर ट्रंप आज शाम व्हाइट हाउस में वाशिंगटन की डिप्लोमेटिक कम्युनिटी के लिए एक इफ्तार मुनक्किद कर रहे हैं। इस खबर की तफसील और दूसरी ताज़ा तरीन खबरों के लिए आइए हमारी वेबसाइट urdu.voa.com पर, जहां वॉइस ऑफ अमेरिका के रेडियो प्रोग्राम्स बराह रास्त सुन सकते हैं और हमारे प्रोग्राम व्यू 360 में शामिल रिपोर्ट्स भी दोबारा देख सकते हैं। और कुछ ही देर में हम आपको मिलवाएंगे अमेरिका में मजहबी इंतहा पसंदी से लड़ने वाली एक ऐसी टीम से जिसके रुकन कभी एक दूसरे के दुश्मन थे, और रियासत न्यूयॉर्क में अजान की आवाज़ चर्च की इमारत से कैसे गूंज रही है। इसकी कहानी भी आप देख सकेंगे आगे चलकर। पहले आज का वर्ल्ड व्यू। इसराइली वज़ीर-ए-आज़म बेंजामिन नेतन्याहू आज यूरोप के अपने 3 रोज़ा दौरे के आखिरी मरहले में लंदन में बरतानवी वज़ीर-ए-आज़म थेरेसा मे से मुलाकात कर रहे हैं। नेतन्याहू यूरोपीय रहनुमाओं पर जोर दे रहे हैं कि वो ईरान के साथ आलमी जोहरी मुआहदा तब्दील करें। मंगल के रोज़ फ्रांस के सदर इमानुएल मैक्रों के साथ मुलाकात में उन्होंने कहा कि उनका मफाद ये है कि ईरान जोहरी हथियार हासिल ना कर सके। ग्वाटेमाला में फ्यूगो आतिशफशां एक बार फिर फट पड़ा है, जिसकी वजह से हंगामी सूरत हाल से निमटने वाले अमले को महफूज जगहों पर जाना पड़ा। मंगल के रोज कुदरती आफात के कौमी अदारे ने आतिशफशां से निकलने वाले लावे और राख के खतरे के पेश नजर इलाके के रहायशियों को महफूज मकामात पर मुंतकिल होने को कहा था। हुकाम का कहना है कि आतिशफशां की वजह से अब तक कम से कम 75 अफराद हलाक हो चुके हैं और सैकड़ों लापता हैं। उर्दन में इनकम टैक्स में इजाफे के कवानीन के खिलाफ एहतजाजी मुजाहरे जारी हैं और मुजाहरीन हुकूमत पर तब तक दबाव जारी रखना चाहते हैं जब तक वो इन कवानीन में इस्लाहात नहीं करती। गुज़श्ता रोज शाह अब्दुल्ला ने एहतजाज के जवाब में मुल्क में नया वज़ीर आज़म मुकर्रर किया है। अमरीकी रियासत हवाई के बिग आइलैंड पर गुज़श्ता रात आतिशफशां के लावा उगलने से सैकड़ों घर तबाह हो गए हैं। चंद हफ्ते पहले समुद्र के करीब वाक़े इस इलाके के रहायशियों को दूसरी जगहों पर मुंतकिल होने को कहा गया था, इसलिए वहां कोई जख्मी नहीं हुआ। साइंसदानों का कहना है कि 2 हफ्ते पहले लावा उगलने वाले किलऊ आतिशफशां का लावा 20 मुरबा किलोमीटर पर फैला हुआ है। कहते हैं कि खबरें तो भाई लोकल होती हैं, लेकिन जब हमारे और दुनिया भर के मसाइल एक से लगने लगे तो आंखें खोली रखनी चाहिए। अमेरिका ने पाकिस्तान और भारत के क्या पता कौन सी खबर आपके काम आ जाए। Great ideas. 25-year-old, 22-year-olds who are building billion-dollar companies. Our dream is to bring new technologies. व्यू 360 सिर्फ आज न्यूज़ पर। एक साबिक मजहबी इंतहा पसंद और एक अरसे तक उसका पीछा करने वाला एक खुफिया एजेंट मिलकर कर रहे हैं इंतहा पसंदी का खात्मा। सुनने में किसी फिल्म का प्लॉट लगता है, लेकिन है हकीकत। आइए मिलते हैं न्यूयॉर्क सिटी की इस टीम से जिसके रुकन कभी एक दूसरे के दुश्मन थे। अमेरिका आपकी सरजमीन, आपके वसाइल पर कब्जा करना चाहता है, आपके भाइयों को मारना चाहता है और आपकी बहनों को माजूर करना चाहता है। ये थे जेसी मार्टिन 2009 में। ये अमरीकी यूनुस अब्दुल्ला मोहम्मद के नाम से भी जाने जाते हैं, जिसने अमेरिका में अलकायदा को फरोग दिया। इस तजदीद के लिए बगावत की जरूरत है और बगावत की गई। उनके इनकिलाबी मुस्लिम नामी ग्रुप से मुतासिर होकर कम से कम 15 दहशतगर्द हमले किए गए या उनकी मंसूबाबंदी की गई। न्यूयॉर्क सिटी पुलिस के इंटेलिजेंस यूनिट के साबिक डायरेक्टर मिचेल साइबर ने मार्टिन की सरगर्मियों का 5 साल तक पीछा किया और बिलाखिर उन्हें जेल भेजने में कामयाब हुए। जेसी हमारे निशाने पर था। उसका असल नाम यूनुस अब्दुल्ला था। वो एक छलावा था। मगर ये दोनों जो कभी दुश्मन थे, अब इकट्ठे मुश्तरका खतरे के खिलाफ लड़ रहे हैं। इन्होंने पैरेलल नेटवर्क के नाम से एक कंपनी बनाई जो साबिक अमरीकी जिहादियों को दोबारा मुआशरे का हिस्सा बनाने के लिए उनकी काउंसलिंग करते हैं।
اس کا مقصد یہ ہونا چاہیے کہ یہ لوگ تشدد کو ترک کر دیں۔ شاکر مرسی 7 برس تک الشباب کے ساتھ رضاکارانہ کام کرنے کے بعد اب معمول کی زندگی بسر کر رہے ہیں۔ ہم قطع تعلقی، جس کا مطلب ہے کہ اب آپ کسی گروپ کا حصہ نہیں، اور ڈی ریڈیکلائزیشن یعنی خیالات اور سوچ کی مکمل تبدیلی کے درمیان فرق کرتے ہیں۔ مگر اس معاملے کو مارٹن سے زیادہ اور کوئی نہیں سمجھ سکتا۔ وہ اپنی 11 سال کی سزا میں سے 3 سال کی قید بھگتنے کے بعد اب FBI کے لیے کام کرتے ہیں۔ وہ انتہا پسندوں کی اصلاح کے پروگرامز کی عدم موجودگی کو امریکی جیلوں کا نقص سمجھتے ہیں۔ ہم اس حوالے سے زیادہ کچھ نہیں کر رہے۔ انتہا پسند تنظیمیں ایک دن میں تبدیل نہیں ہو سکتی۔ لہٰذا پیرالل نیٹ ورک اصلاح شدہ نئے لوگوں کی مدد کرتا ہے۔ ان میں سے ایک اپنے 4 بچوں کے ساتھ شام سے امریکہ فرار ہونے والی تانیہ جویا ہے، جن کے خاوند داعش کے اعلیٰ ترین امریکی رکن ہیں۔ ہمیں اپنے لیے سوچنے کی اجازت نہیں تھی۔ اس طرح امریکی معاشرے میں جو دشمن اتحادی بن چکے ہیں، اب وہ اس بدی کے خلاف لڑ رہے ہیں جس نے کبھی ان دونوں کو ایک دوسرے کا دشمن بنا رکھا تھا۔ کیرولائن پرسودی کے ساتھ شہناز نفیس، اردو VOA۔ شدید بارشیں، زلزلے اور آتش فشاں اکثر مٹی کے تودے گرنے کی وجہ بنتے ہیں، جن سے انسانی آبادیاں صفحہ ہستی سے مٹ جاتی ہیں۔ اب جبکہ پاکستان میں بھی برسات کا موسم شروع ہونے والا ہے، بہت سی آبادیوں کے لیے مٹی کے تودے ایک حقیقی خطرہ ہیں۔ سائنسدان ایسی ٹیکنالوجی پر کام کر رہے ہیں جس کی مدد سے ایسی قدرتی آفات کی پیش کی اطلاع ممکن ہو سکے گی۔ مزید جانتے ہیں اس ہفتے کے ٹیک سیگمنٹ میں۔ مٹی کے تودے گرنے کی بڑی وجہ تیز بارش کے بعد ڈھلوانی سطحوں پر زمین کا کشش ثقل کے باعث سرکنا ہوتا ہے۔ اس کے علاوہ زمین کے کٹنے، کھدائی اور زلزلوں کے باعث بھی ایسا ہو سکتا ہے۔ ماہر ارضیات تھامس سٹینلے ناسا کی مدد سے مٹی کے تودوں اور بارش کے تعلق پر تحقیق کر رہے ہیں اور کوشش کر رہے ہیں کہ ایسے علاقوں کے نقشے تیار کیے جائیں جہاں ان کے خدشات زیادہ ہیں۔ بنیادی طور پر ہمارا ماننا ہے کہ اگر ایک مخصوص علاقے میں مخصوص مقدار سے زیادہ بارش ہو تو وہاں مٹی کے تودے گر سکتے ہیں۔ بارش کی مقدار گلوبل پرسپیٹیشن میٹرک میئرمنٹ نامی ایک سیٹلائٹ کے ذریعے ماپی جاتی ہے۔ اس سیٹلائٹ کو ناسا نے جاپانی اسپیس ایجنسی کے ساتھ مل کر 2014 میں خلا میں بھیجا تھا۔ بارش کے علاوہ ہم درختوں کی کٹائی، آگ اور تعمیرات کے باعث جنگلوں کی کمی کو بھی دیکھتے ہیں۔ زمین کی قدرتی ساخت کے بارے میں دیکھتے ہیں کہ مٹی آتش فشانی تو نہیں، اور مختلف وجوہات کی بنا پر یہاں زمین سے رکھنے کے زیادہ خطرات تو نہیں ہیں۔ یہ تمام معلومات بارش کی مقدار سے متعلق بنائے گئے نقشے میں اکٹھی کی جاتی ہیں، جس سے یہ پتہ لگایا جا سکتا ہے کہ کہاں مٹی کے تودے گرنے کے امکانات زیادہ ہیں۔ دنیا میں بہت علاقوں میں مٹی کے تودے گرنے کے خدشات ہیں، جیسے جنوبی اور مشرقی ایشیا کے درمیان ہمالیہ اور دیگر پہاڑی علاقے جو برما سے لے کر تاجکستان تک پھیلے ہوئے ہیں۔ تھامس کا کہنا ہے کہ سیٹلائٹ مٹی کے گرنے والے تودوں کو تو نہیں دیکھ سکتی، اس لیے عام لوگوں کی اطلاعات بھی اس سلسلے میں اہم کردار ادا کر سکتی ہیں۔ ہم نے لوگوں کے لیے یہ ممکن بنایا ہے کہ وہ ویب سائٹ پر جا کر اپنے آس پاس زمین سرکنے کے ایسے واقعات کو رپورٹ کر سکیں جو سیٹلائٹ میں نظر نہ آ سکے ہوں۔ ناسا کے ماہرین کا کہنا ہے کہ nasa.gov پر جا کر جتنے زیادہ لوگ اپنے آس پاس کے علاقوں میں ایسے واقعات کو رپورٹ کریں گے، سائنسی طور پر زیادہ بہتر ماڈل تیار ہو سکے گا جس سے ایسے واقعات کی پیشگی اطلاع بھی ممکن ہو سکے گی۔ جارج پروٹسٹ کے ساتھ ثاقب الاسلام، اردو VOA۔ 5 دہائیوں کے آرٹسٹ اعجاز انور اب تک قدیم لاہور کا ہر رنگ اپنے کینوس میں اتار چکے ہیں۔ لاہور کی ثقافت اور تاریخی طرز زندگی لوگوں کے ذہن میں نقش رہے، اس کے لیے اب وہ اپنے کام کو ایک عجائب گھر میں محفوظ کر رہے ہیں۔ آئیے دیکھتے ہیں کہ شہر سے دور بنائے اس فن خانے میں لوگوں کے لیے کیا کچھ ہوگا۔ شہر سے کچھ دور بنا یہ گھر باہر سے جتنا سادہ لگتا ہے، اصل میں ایسا ہے نہیں، کیونکہ اس کے مالک کوئی اور نہیں، آرٹسٹ اعجاز انور ہیں، جو کہ ہاؤس آف ننھا کے نام سے ایک فن خانہ بنا رہے ہیں۔ یہ ایک میوزیم میں بنانا چاہتا ہوں جس میں میری پینٹنگز بھی ہوں اور ایک ہال میں میرے والد صاحب کے کارٹون ہوں۔ ایک کردار انہوں نے تخلیق کیا تھا ننھا، تو یہ ان کے نام پر ہے۔ تو ننھا کردار جو ہے بڑوں کو ان کی غلطیاں بتا بتا کر سیٹائر کرتا ہے، اور لوگ پڑھ کر
हंसते हैं। आर्टिस्ट एजाज अनवर की 180 से ज़ायद पेंटिंग्स की नुमाइश इस ज़ेर तामीर आर्ट घर में कर दी गई है। उनके काम में लाहौर की सकाफत के कई रंग हैं और हर रंग के पीछे कई कहानियाँ। उनकी दुकान में लटका हुआ ये ग्रैंडफादर क्लॉक जिसको लोग कहते हैं, वो ज़्यादा इंटरेस्ट करता था, तो ये इमेजिनेशन से मैंने बनाई है, मेरे बचपन की याददाश्त है। चार कैनाल पर मुहित ये फनखाना एक आर्टिस्ट के ख्वाबों की ताबीर है, जिसकी तकमील के लिए सारी जमा पूंजी लगाना हरगिज आसान न था। पेंटिंग एक ऐसी चीज लग्जरी आइटम है जिसके बगैर गुजारा हो सकता है, तो ये मुसव्वर बनना बड़ा मुश्किल है। ग्रे स्ट्रक्चर नज़र आ रहा है, ये तो ऐसे ही रहेगा। ये भी आर्किटेक्चर और सिविल इंजीनियरिंग के स्टूडेंट्स के लिए एक सबक है, प्रैक्टिकल किस्म का। हम चाहते हैं कि कोई इदारा इसको ले ले, हमें उससे पैसे की हम नहीं डिमांड करेंगे, अगर वो इस शर्त पे कि इस हमारे मिशन को जारी रखें, इसको बंद ना कर दें। इस मंसूबे में सिर्फ नुमाइश हॉल ही नहीं बल्कि आर्ट स्टूडियोज भी शामिल होंगे, जहां स्टूडेंट्स फन की मुख्तलिफ क्लासेस ले सकेंगे। मेरे पास आते हैं सीखने के लिए, मगर मैं पैसे लेकर किसको नहीं सिखा सकता। दे आर वेलकम फॉर फ्री एनी टाइम। सारी जिंदगी फनून लतीफ़ा को देने वाले रिटायर्ड एसोसिएट प्रोफेसर एजाज अनवर अपनी उम्र का ये हिस्सा भी अपने शौक और पेशे को दे रहे हैं, और उनका मानना है कि ये फनकदा आर्ट से प्यार करने वालों के लिए एक तोहफा होगा। सोशल मीडिया में आज ट्रेंड कर रहा है अर्जेंटीना का यरूशलेम में इसराइल के खिलाफ दोस्ताना फुटबॉल मैच मनसूख करने का फैसला। ये मैच पहले इसराइल के शहर हाइफा में होना था, जिसे फिर यरूशलेम मुंतकिल कर दिया गया, और फ़िलिस्तीनियों के सख्त एहतजाज के बाद अर्जेंटीना ने मैच ही मनसूख कर दिया। स्पोर्ट्स राइटर बेन हेवर्ड ने ट्विटर पर लिखा कि अर्जेंटीना ने दुरुस्त फैसला किया, वहाँ मैच खेलना ही गलत फैसला होता, लेकिन अब टीम वर्ल्ड कप से पहले तैयारी के लिए एक मैच कम खेल पाएगी। अर्जेंटीना फुटबॉल एसोसिएशन की एक और गलती। फ़िलिस्तीनियों की हिमायत में बने एक ट्विटर अकाउंट BDSR वेपन से एक तस्वीर शेयर की गई, जिसमें अर्जेंटीना के स्टार फुटबॉलर लायनल मेसी एक इसराइली फ़ौजी को घूर रहे हैं, और साथ ही अर्जेंटीना की टीम का शुक्रिया भी अदा किया गया BDS की जानिब से। जबकि बरतानिया में यहूदी हुकूक के एक कारकुन तल ओफार ने कहा कि इसराइली हुकूमत ने मैच हाइफा से यरूशलेम मुंतकिल करके खुद अपना नुकसान किया। अर्जेंटीना के इस फैसले पर इसराइली क़यादत सख्त तनकीद कर रही है। सोशल मीडिया पर भी लोगों की जानिब से मनफी रद्द-ए-अमल सामने आ रहा है। इसराइली जूइश कांग्रेस के एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर ऑर्सन ऑस्ट्रोव्स्की ने 4 साला डैनियल की तस्वीर शेयर की, जो 2014 में गजा में हमास के मोटर हमले से हलाक हो गया था। ऑर्सन ने कहा कि डैनियल मेसी का फ़ैन था और फ़िलिस्तीनी ब्लैकमेलिंग के नतीजे में मैच की मनसूखी के बारे में पढ़ते हुए उसे भी याद रखें। जबकि स्टैंड विद अस ने एक तस्वीर के साथ कहा कि फ़लस्तीनी रहनुमाओं को शर्म आनी चाहिए कि उन्होंने एक दोस्ताना मैच को अपने फ़ायदे के लिए इस्तेमाल किया और अर्जेंटीना के खिलाड़ियों को डराया धमकाया। अर्जेंटीना के इस फैसले के बारे में आपकी क्या राय है? facebook.com/VOA उर्दू के पेज पर आइए और हमें बताइए, या फिर हमारे ट्विटर हैंडल @urduvoa के ज़रिए हमसे बात कीजिए। बस इसी के साथ ख़त्म होता है आज का व्यू 360। ताज़ा तरीन खबरों के लिए आप जब चाहें लॉग ऑन कर सकते हैं हमारी वेबसाइट urduvoa.com पर। सारा ज़मान को इजाज़त दीजिए। खुदा हाफ़िज़।